तमिलनाडु के कन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुके रावत समेत 13 जो लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार मी 17 V5 हेलीकॉप्टर सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से काफी उन्नत माना जाता है। भारत में कई वीवीआईपी इसके इस्तेमाल करते हैं। इतना आधुनिक होने के बावजूद क्या वजह रही इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मी 17 हेलीकॉप्टर्स को लगभग 4000 घंटे उड़ाने वाले पूर्व ग्रुप कैप्टन भानु जौहरी। वायुसेना मेडल से सम्मानित ग्रुप कैप्टन जौहरी कारगिल वॉर में हिस्सा ले चुके हैं और सियाचिन और नॉर्थ ईस्ट में भी भारतीय वायुसेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मौजूदा समय में ये पवन हंस के डायरेक्टर ट्रेनिंग के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ बीन में। बहुत बहुत तो धन्यवाद कैप्टन आपका। भानु, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मी 17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? मी 17 हेलीकॉप्टर एक्चुअली V5 आई थिंक 2011 के बाद आया था, लेकिन जी। उससे पहले भी इसी का एक वेरिएंट्स जो हैं मी 17 के 1988 से इसका हमारे देश में चलाया जा रहा है। जी। और जब मैंने जब उड़ाया था इसको 1990 में, तो सियाचिन ग्लेशियर में उड़ाया जाता था। और आज भी ये अपनी सेवाएं सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों और पहाड़ों, समुद्र में अंडमान निकोबार और डेजर्ट्स में, इनफैक्ट पूरे देश के अंदर ये अपनी सेवाएं देता है। ये अपने दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि ये एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, इसमें क्या क्या खासियत हैं? देखिए, मी 17 हेलीकॉप्टर एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यानी कि इसमें तरह तरह के कार्य कर सकता है। मेनली ये सामान को ले जाने लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर आप ट्रुप्स को ले जा सकते हो, पैसेंजर्स को ले जा सकते हो, यानी कि 36 पैरा ट्रूपर्स इसके अंदर जा सकते हैं एक टाइम पे अपने पूरे साजो सामान के साथ, फुल और गियर। किसी भी जगह पे उतारे जा सकते हैं, रात के अंधेरे में, दिन में। उसके अलावा इसके अंदर क्षमता इस बात की भी है कि ये अपने साथ में वेपन्स को भी कैरी कर सकता है, और वेपन्स के अंदर ये मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड बंदूकों का भी इस्तेमाल इसके अंदर करा जा सकता है। तो एक तरह से पूरी तरह से सक्षम जहाज है, जो हर माहौल में और हर हिंदुस्तान के जितनी भी ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीची जो जगहें हैं समुद्र के बाद, वहां पे अपना काम पूरे सक्षम तरीके से कर सकता है। सर, ये हमें बताएं कि ये हेलीकॉप्टर उड़ाना किसी दूसरे और हेलीकॉप्टर से जो कि एयरफोर्स हमारी यूज करती है, उससे कितना मुश्किल होता है? देखिए, हर किसी क्योंकि आपने हेलीकॉप्टर को उड़ाने अलग अलग तरह के जो है कहते हैं इसके वर्जन जो है कहते हैं मी के चलाए हैं, तो आपको ज्यादा इसका पता होगा। लगभग 6500 हाँ, किलोमीटर का जो है कहते हैं आपके फ्लाइंग आवर्स रहे हैं अपने हाँ करियर जी, में। हाँ जी जी। जी। तो देखिए, कोई भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए तकनीक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, लेकिन उसके जो कंट्रोल्स के ऊपर जो आपकी फीलिंग होती है और जो सिस्टम्स होते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, उनको समझना जरूरी होता है। तो एक छोटे हेलीकॉप्टर के अंदर शायद बहुत ज्यादा सिस्टम्स नहीं लगे होते हैं, तो उसके अंदर केवल जो फिजिकल उड़ाना है, एक मेन काम होता है, जो कि एक फिक्स्ड विंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन मी 17 हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए ट्रेनिंग अलग से दी जाती है, और हर जहाज के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए एक पूरा बाकायदा कोर्स होता है, जिसके अंदर ओके। पहले आपको सारे ग्राउंड सब्जेक्ट्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग, काफी एक लंबा प्रोसीजर होता है, और जी। उसके बाद ही इस जहाज को उड़ाने की आपको अनुमति दी जाती है। क्या कोई मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स होता है मैंडेटरी कि उससे पहले इतना फ्लाइंग आवर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है कहते हैं ये एयरक्राफ्ट उड़ा पाएंगे? देखिए, नॉर्मली नीतियां थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। कई बार जी। डायरेक्टली आपको हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्टेशन यूनिट से डायरेक्टली भेज दिया जाता है ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के लिए, और कभी कभार आपको काफी सालों बाद भेजा जाता है। उसमें देखा ये जाता है, हर आदमी की एक अलग क्षमता होती है, जी। और वो किस जहाज को कितने बेहतरीन तरीके से उड़ा सकता है, ये हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग देने वाले लोग होते हैं, उस बात को खूब ही अच्छी तरह से समझते हैं।
और हर यूनिट के अंदर जो होता है एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो देखता है कि किसकी कितनी क्षमता है, उसी हिसाब से उसको वो कार्य दिया जाता है। हम्म, तो इसमें कोई घंटों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कितने उसकी क्षमता कैसी है, उसने कैसा फ्लाइंग परफॉर्मेंस दे रहा है और हर साल हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं। एक्चुअली में ओके। देखा जाए तो फ्लाइंग हम्म, रिलेटेड एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम हम्म, हमारे एक एयरक्रू एग्ज़ामिनेशन बोर्ड होता है, वो हर पायलट को आके चेक करता है कि उसकी कितनी क्षमता है। ओके। तो इसलिए काफ़ी एक सुदृढ़ तरह का एक माहौल होता है, जिसके अंदर कि एक काबिल आदमी ही ऊपर जाके जहाज़ों को जी। उड़ा सकता है। अच्छा, इसके क्रू के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि इसमें कितने मेंबर होते हैं फ्लाइट के अंदर जब ये हाँ। हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है तो क्रू। क्रू क्रू के अंदर इसके अंदर ऐसा होता है कि एक कैप्टन होता है, एक को-पायलट जी। होता है, साथ में एक फ्लाइट इंजीनियर होता है, जो कि ओके। कैप्टन और को-पायलट के बीच में बैठता है और हम्म, वो जहाज़ कुछ ऐसे स्विचेस होते हैं जहाँ पे कैप्टन और को-पायलट दोनों नहीं पहुँच सकते हैं, उसका हाथ वहाँ तक ओके। जाता है, ओके। तो उसका होना ज़रूरी होता है। जी, और उसी जी। तरह से पीछे हम कहते हैं उसको गनर। जी। गनर का मतलब नॉर्मली उसका रोल ये रहता है कि पीछे जितनी भी बंदूकें लगी हुई हैं जहाज़ के अंदर, हुँ, उसका इस्तेमाल करना। पर वो क्योंकि हम लोग कॉकपिट में 3 लोग होते हैं, कैप्टन, को-पायलट और इंजीनियर, तो पीछे के पूरे जी, जहाज़ का जो ख़याल है, वो यही आदमी रखता है। वो उसको गनर कहते जो हैं फ्लाइट फ्लाइट गनर। ओके, इस तरह से 4 लोग होते हैं क्रू में। जी। अच्छा, अब मैं एक आपसे जो है कहते हैं आखिरी सवाल और एक बड़ा अहम सवाल जो है कहते हैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सवाल भी लंबा है। हुँ, हुँ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 80 80 जो है कहते हैं मी 17 V5 के ऑर्डर के लिए रूस के साथ यूएस डॉलर 1.3 बिलियन डॉलर्स की डील की थी हुँ, और 2011 से इसकी डिलीवरी शुरू हुई। 2013 तक 36 मी सीरीज हेलीकॉप्टर्स मिल चुके थे। हाँ फिर जी, इंडिया को मी 17 V5 की आखिरी खेप जुलाई 2018 में मिली और जो करेक्ट। आंकड़े निकल कर सामने आते हैं साल 2016 से अब तक हुँ, 5 साल में हुँ, हुँ, 6 बार ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। हुँ, हुँ, 6 मई 2017 को अरुणाचल प्रदेश में, हुँ, 3 अप्रैल 2018 को केदारनाथ धाम में, 27 हुँ, फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में। हालाँकि हुँ, उसको हम जो है कहते हैं कह सकते हैं कि फ्रेंडली वो फायर। एक जी, जी। तो उसके अलावा 23 सितंबर 2019 को केदारनाथ धाम में और 18 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में। तो हुँ। इतने सारे जो है कहते हैं क्रैश होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि ये हेलीकॉप्टर सेफ है और आने वाले दिनों में जो है कहते हैं इंडिया को हालाँकि टाइम टू टाइम इसमें चेंजेज़ आती रहती हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें भी आती रहेंगी। लेकिन क्या इसकी बाकी और जो चीज़ें हैं, जो और भी एयरक्राफ्ट आने हैं, तो हुँ। उनको जारी रखना चाहिए या इसको रिव्यू करना चाहिए इस पॉलिसी को कि ये डील जो है कहते हैं बीच में रोक देनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से जितना मैंने इस जहाज़ को उड़ाया है, ये बहुत ही जी, पावरफुल और बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर है। जी, लेकिन परिस्थितियाँ हर वक़्त एक जैसी नहीं होती हैं जी, और देखा जाए जो आपने जितने भी एक्सीडेंट्स बताए आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा पहाड़ों में हुए हैं मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स, जी, जी। है ना? तो नाउ हुँ, अगर ये आप देखें पहाड़ों में जो मौसम होता है, उसका जी। परिवर्तन यानी कि हवा सामने से आते-आते पीछे से आनी शुरू हो गई या हुँ, सडनली हुँ, बादल आ गए वहाँ पे हुँ, एक हुँ, अकस्मात विज़िबिलिटी एकदम के इश्यू जी। विज़िबिलिटी इम्प्रूव एकदम हुँ, खराब होने लग गई विज़िबिलिटी। तो बड़े जी, सारे फैक्टर्स होते हैं और जितने आपने बताए हैं उसमें क्या होता है कि आर्मी या फ़ौज के अंदर जो है मिशन ओरिएंटेड काम होते हैं। तो जी, मिशन जी। ओरिएंटेड काम के अंदर क्या होता है कि कई बारी आदमी शायद अपने कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा कोशिश करता जी, है वहाँ पहुँचने की। हुँ, अनलाइक सिविल फ़ील्ड जिसके अंदर कि हम जब तक रूल्स रेगुलेशन इतने क्लियरली लिखे हुए हैं कि जाना है, नहीं जाना है, वापस आ गए आप। दूसरी बात ये है कि आप अगर आप देखें 2011 से आप बोल रहे हैं, लेकिन आप देखें तो इस जहाज़ ने पिछले 10 साल में कितने घंटे फ्लाई करे होंगे, आप ये भी नोटिस कीजिए। जी। क्योंकि हम एक एक्सीडेंट को सिर्फ़ एक एक्सीडेंट की तरह से ये नहीं देखते कि 5 हुए, 6 हम ये देखते हैं एक्सीडेंट रेट क्या रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक्सीडेंट रेट मतलब प्रति घंटा कितने एक्सीडेंट हुए हैं। हुँ,
तो अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो ये जहाज ही हमारा बैकबोन है हमारे इंडियन एयरफोर्स का, और इनफैक्ट आर्मी की सपोर्ट में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जी। आप इसको केवल इस तरीके से नहीं देख सकते कि इसमें इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए तो ये जहाज खराब। जहाज में किसी भी जहाज के एक्सीडेंट के अंदर अगर तो किसी तकनीकी खराबी के कारण उस जहाज को बताया गया है कि एक्सीडेंट हुआ है, तब तो बात समझ में आती है कि हाँ जी, तकनीकी खराबी है। बट मेरे ख्याल से अभी तक इसमें तकनीकी खराबी के कारण कोई भी इस पे सवाल नहीं उठे हैं। और हालात और परिस्थिति के कारण कई बार जैसे इस केस के अंदर भी हमें लगा कि एक परिस्थिति एकदम से ऐसे उत्पन्न हो गई जिसके अंदर शायद पायलट उस टाइम पे अपनी जो सुपीरियर जजमेंट उन्होंने यूज करी वो शायद ठीक नहीं। अब कहने को, लेकिन हो सकता है बाद में पता लगे कि इसमें कोई तकनीकी खराबी हो, तो हमें इंतजार करना होगा कोड ऑफ इंक्वायरी का, जी। और फिर पता लगेगा कि क्या असल में कारण था। बट और ये जहाज इसमें कुछ, काफी अच्छा जहाज है। जी, इसमें जो है कहते हैं पायलट के इजेक्शन का भी कोई होता है प्रोविजन? नहीं, हेलीकॉप्टर्स के अंदर कोई इजेक्शन का प्रोविजन नहीं होता। आई थिंक मेरे ख्याल से एक कार 225 हेलीकॉप्टर है जो ट्विन रोटर ऊपर होते हैं, उसमें एक इजेक्शन का प्रोविजन होता है। बट जब हम इस तरह के प्रोविजंस को हम ऐड करते हैं तो हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो बढ़ता चला जाता है जी, एंड जी। कैरिंग कैपेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये सब चीज़ों का आपस के अंदर देखा जाता है कि क्या हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं है। एंड हेलीकॉप्टर क्योंकि ऑटो रोटेट कर सकता है, ऑटो रोटेट जी, का मतलब आप जैसे किसी पंखड़ी को छोड़ते हैं ऐसे वो घूमती हुई जी। नीचे आती है। तो अगर इंजन ना भी चल रहे हों तो ये हेलीकॉप्टर फिर भी लैंड कर सकता है अपने ओके। ऑटो रोटेट करके। तो इसलिए शायद हेलीकॉप्टर्स के अंदर इस तरह के इजेक्शंस का हमने अभी तक प्रोविजन प्रोविजन नहीं। नहीं होता। थैंक यू ग्रुप कैप्टन भानु जौहरी, न्यूज़बीन से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक